नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। राजस्थान के इन 7 मंत्रियों की उड़ गई नींद, छप्पर फाड़ वोटिंग ने छीना चैन, राहत या आफत के बीच बड़ी बेचैनी। बीजेपी जीती तो वसुंधरा बनेगी सीएम, जानिए चुनाव बाद महारानी के सियासी भविष्य को लेकर क्या है चर्चा। सिलक्यारा सुरंग में बिछेगी लैंडलाइन, काम पर लगा बीएसएनएल, मजदूरों को टाइम पास के लिए दिए गए फोन। रणवीर कपूर के एनिमल ने रिलीज से 5 दिन पहले की बम्पर कमाई, क्या बनाएगी रिकॉर्ड। म्यांमार में भड़क रही हिंसा से घबराया चीन, काफिले में आग के बाद बॉर्डर पर शुरू किया युद्धाभ्यास। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं। इस बार अशोक गहलोत के 25 में से केवल 7 मंत्री ऐसे हैं जिनके चुनाव क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। शेष मंत्रियों के इलाकों में वोटिंग प्रतिशत घटा है। जिन 7 मंत्रियों के इलाके में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, इसके पीछे अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस की गारंटियों पर लोगों ने भरोसा किया है, जिसकी वजह से वोटिंग बढ़ी है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा है, जो वोटिंग के जरिए जाहिर किया गया। सच क्या है, इसका जवाब तो अब मतगणना के दिन 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन इसके पहले जानते हैं कि 7 मंत्री कौन है। परसादी लाल मीणा। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा लालसोट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में थे। लालसोट में वर्ष 2018 में 76.97% मतदान हुआ था, जबकि इस बार 77.14% मतदान हुआ है। उसके बाद बात करते हैं रामलाल जाट की। राजस्व मंत्री रामलाल जाट भीलवाड़ा के मांडल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में थे। मांडल में वर्ष 2018 में 77.61% मतदान हुआ, जबकि इस बार 2023 में 81.53% तक मतदान हुआ। बात करते हैं आगे रमेश मीणा की। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा सपोटरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में थे। सपोटरा में वर्ष 2018 के चुनाव में 68.49% मतदान हुआ था, जबकि इस बार 2023 में 70.21% मतदान हुआ है। बात करते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास की। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर शहर की सिविल लाइंस विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में थे। सिविल लाइंस में वर्ष 2018 में 69.41% मतदान हुआ, जबकि इस वर्ष 2023 में 69.96% मतदान हुआ है। बात करते हैं आगे भजनलाल जाटव की। सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजनलाल जाटव भरतपुर जिले के वैर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे। वैर में वर्ष 2018 में 67.31% मतदान हुआ, जबकि इस साल 2023 में ये मतदान 68.54% तक हुआ। आगे हम बात करेंगे गोविंद राम मेघवाल की। गोविंद राम मेघवाल की बात करें तो वो आपदा प्रबंधन विभाग मंत्री है। खाजूवाला से चुनाव मैदान में थे। खाजूवाला में वर्ष 2018 में 73.74% तक मतदान हुआ था, जबकि इस साल 2023 में 74% तक मतदान हुआ है। आगे बात करेंगे बृजेंद्र सिंह ओला की। परिवहन और सड़क मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला झुंझुनू से चुनावी मैदान में थे। झुंझुनू में वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव में 70.18% मतदान हुआ, जबकि इस बार 2023 में 70.67% मतदान हुआ है। राजस्थान में 74% से ज्यादा वोटिंग के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे में जुटे हुए हैं। खास तौर पे बीजेपी में चर्चा इस बात की है कि अगर पार्टी जीती तो सीएम कौन बनेगा। ऐसे में वसुंधरा राजे को लेकर चर्चा कुछ ज्यादा ही है कि आखिर उनका राजनीतिक भविष्य कैसा होगा।
पिछले 5 साल में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अलग अलग कारणों से सुर्खियां बटोरती ही रहती है। पार्टी कार्यालय से उनके पोस्टर हटाए जाने तो कभी बीजेपी की रैलियों और विरोध प्रदर्शनों से उनकी अनुपस्थिति चर्चा में रही। आखिरकार पार्टी के पोस्टरों, समारोहों में उनकी वापसी और अपनी ही पार्टी के नेताओं की ओर से उन्हें दरकिनार किए जाने के कारण वह खबरों में बनी रही। कई समारोहों में नजरअंदाज किए जाने के बावजूद राजे ने राजस्थान चुनाव में बड़ी बढ़त हासिल की। वो अपने करीबियों के लिए लगभग 40 से अधिक टिकट हासिल करने में सफल रही। इससे ये कहा जा सकता है कि मैडम को अभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वसुंधरा राजे का क्या होगा? अब जब चुनाव की गहमागहमी खत्म हो गई है तो कांग्रेस और बीजेपी खेमे में समान रूप से सवाल पूछे जा रहे हैं। चर्चा यही है कि चुनाव के बाद मैडम को क्या मिलेगा और वह कहां जाएगी। पिछले सप्ताह अलग अलग स्थानों पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रचार करते हुए वसुंधरा राजे ने भारी भीड़ जुटाई। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से शुरू की गई विभिन्न नीतियों के कारण राज्य पर बढ़ते कर्ज के बोझ का जिक्र किया। उन्होंने गहलोत सरकार पर सीधे हमले भी किए। वसुंधरा ने एक चुनावी रैली में कहा कि राजस्थान में हर बच्चा अपने सिर पर लगभग 70,000 रुपए का कर्ज लेकर पैदा होगा। गहलोत के समय में राज्य पर सबसे ज्यादा कर्ज हो गया है। यह कर्ज सरकार ने कांग्रेस के विकास के लिए लिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी खजाने से पैसा प्रदेश की जनता पर नहीं बल्कि अपने विधायकों पर खर्च किया है। जब कांग्रेस विधायकों ने सरकार गिराने की कोशिश की तो महीनों तक विधायकों की बाड़ेबंदी में भारी रकम खर्च की गई। पूरा प्रवास 5 सितारा होटल में था। ये पैसा जनता का था। आज निवेशक राजस्थान से भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ देश में सबसे ज्यादा बिजली दरें हैं। राजे ने कांग्रेस सरकार पर उसकी घोषणा पत्र को लेकर भी हमला बोला था और कहा था कि वह सच नहीं बोलते। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था जबकि केवल 2.5 लाख पद खाली है। वे 4 लाख नौकरियां कैसे देंगे? गहलोत कह रहे हैं कि उन्होंने 3 लाख युवाओं को नौकरी दी। 3 लाख तो छोड़िए, 20,000 को भी सरकारी नौकरी नहीं दे सके। 5 साल में 1.37 लाख सरकारी भर्तियां हुई। इनमें 1.20 लाख की भर्ती बीजेपी के समय में हुई थी। दरअसल 25 नवंबर को चुनाव से पहले वह ERCP, कृषि लोन माफी आदि मुद्दों पर गहलोत सरकार पर हमला कर रही थी। एक पार्टी कार्यकर्ता ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद नहीं खोई है। उन्होंने न केवल चुनाव प्रचार के दौरान भारी भीड़ जुटाई बल्कि अपनी सभी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी की। इसके साथ ही गहलोत सरकार के लिए किए गए कार्यों की आलोचना की। इससे पता चलता है कि वह वरिष्ठ नेताओं के गुड बुक में रहना चाहती है। यह भी पता चलता है कि वह खुद सीएम पद की दौड़ में शामिल होना चाहती है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने कमान अपने हाथ में ले ली है और अपनी रणनीतियों के मुताबिक आगे बढ़ रही है। फिलहाल ऐसा लगता है कि राजे को किनारे कर दिया गया है और इसलिए बड़ा सवाल उठता है कि उनका अगला कदम क्या होगा। एक अन्य पार्टी कार्यकर्ता ने कहा, राजे फिलहाल सीएम की रेस में है। उन्होंने कई बार साबित किया है कि स्थिति चाहे जो भी हो उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। इस बीच पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा कि पूर्व सीएम को विभिन्न राज्यों में संवैधानिक पदों की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। अब यह स्पष्ट है कि पार्टी नेतृत्व एक युवा नेतृत्व विकसित करना चाहता है। उन्हें या तो किसी राज्य की राज्यपाल बनने का मौका मिलेगा या फिर वैसा ही कोई पद मिलेगा। फिलहाल उनके पास अभी भी 5 साल का समय है और इसलिए उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में भी मौका दिया जा सकता है। इस बीच राजस्थान में चुनाव प्रबंधन समिति का नेतृत्व कर रहे नारायण पंचारिया ने कहा कि वसुंधरा हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता रही है। वह हमारी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही है। वह हाल ही में झारखंड में थी जहां उन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और राजस्थान में भी कड़ी मेहनत की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, यह सर्वविदित तथ्य है कि बीजेपी प्रयोग करती रही है। यह हमारा पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी।
शेखावत ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का प्रभुत्व और प्रमुखता है। कांग्रेस में तो आला कमान को चुनौती देकर गहलोत सीएम बने रह सकते हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में हमारा नेतृत्व पवित्र है और केंद्रीय नेतृत्व जो कहता है हम सभी उसका पालन करते हैं। अब यह तो समय ही बताएगा कि 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद राज्य को क्या भूमिका मिलेगी, चाहे वह राजस्थान में हो या केंद्र में हो या किसी अन्य राज्य में हो। सभी की निगाहें राज्य में बीजेपी के इस वरिष्ठ और सबसे करिश्माई नेता पर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग हादसे के 14वें दिन भी फंसे हुए 41 मजदूरों को निकालने में कोई सफलता नहीं मिली है। अमेरिकी ऑगर मशीन एक पाइप में फंस गई है, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगवाया गया है। पाइप में फंसी ऑगर मशीन को जल्द ही काट के निकाला जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग हादसे के 14वें दिन भी फंसे हुए 41 मजदूरों को निकालने में कोई सफलता नहीं मिली है। अमेरिकी ऑगर मशीन एक पाइप में फंस गई है, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। अब अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया है। पाइप में फंसी ऑगर मशीन को जल्द ही काट के निकाला जाएगा। इस बीच खबर है कि मजदूरों को उनके परिवार से बातचीत करने के लिए सुरंग में लैंडलाइन की व्यवस्था कराई जा रही है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसएनएल के कर्मचारी कुंदन ने बताया कि सरकार की ओर से निर्देश मिले हैं, जिसके बाद सुरंग के मजदूरों को लैंडलाइन की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसके लिए वायर बिछाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि सुरंग में फंसे मजदूरों को यह लैंडलाइन दिया जाएगा ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत कर पाए। जानकारी के मुताबिक चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी काफी समय लग सकता है, इसलिए मजदूरों को सुरंग के अंदर फोन भी उपलब्ध कराया गया है ताकि वे वहां पर अपना टाइम पास कर सके। इधर सिलक्यारा स्थित अस्थाई मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में सरकार पूरी शिद्दत के साथ रेस्क्यू कार्य में जुटी है। उन्होंने स्वयं कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए अंदर फंसे लोगों से बात की। अंदर फंसे सभी श्रमिक स्वस्थ है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा समन्वय बनाते हुए सभी संभव विकल्पों पर कार्य किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियां हर संभव प्रयास को कर रही है। धामी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में दुनिया भर के विशेषज्ञों का तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। रेस्क्यू कार्य में किसी भी तरह की अड़चन न आए, इसके लिए पहले से ही सेना के अलावा देश और विदेश के विशेषज्ञ तकनीकी एजेंसियों की मदद ली जा रही है। रेस्क्यू कार्य में तकनीकी और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। सरकार की प्राथमिकता सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना है। यह कार्य काफी चुनौतीपूर्ण है, बावजूद सभी केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां दिन रात काम कर रही है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्य सचिव एसएस संधू और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी भारत सरकार के सचिव अनुराग जैन मौजूद रहे। रणबीर कपूर की एनिमल लगातार चर्चा में है। इसके एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। एक ही दिन में इसने दमदार परफॉर्मेंस किया है। आइए आपको बता दें कि आखिर पहले दिन की एडवांस बुकिंग में एनिमल ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। सवाल अब ये उठता है कि क्या ब्रह्मास्त्र और टाइगर 3 से लेकर जवान का ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। रणबीर कपूर, बॉबी देओल और अनिल कपूर की जोड़ी पहली बार एनिमल के जरिए बॉक्स ऑफिस पर आ रही है। मेकर्स ने शनिवार से इसकी टिकट की खिड़की खोल दी है। 1 दिसंबर 2023 को रिलीज हो रही एनिमल के एडवांस बुकिंग के पहले दिन के आंकड़े मेकर्स को राहत की सांस देते हैं। पहले से ही रश्मिका मंदाना और रणबीर कपूर की फिल्म को लेकर मार्केट में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन से इसने एडवांस बुकिंग में शानदार परफॉर्मेंस किया है। चलिए बताते हैं कि पहले दिन एनिमल कितना कलेक्शन कर सकती है और अब तक एडवांस बुकिंग में कितनी कमाई कर ली है। एक रिपोर्ट्स की माने तो एनिमल ने प्री रिलीज में 3.4 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। महज कुछ घंटों के अंदर इसकी धड़ाधड़ टिकटें पहले दिन के पहले शो के लिए बिक गई। फिल्म के एडवांस टिकट बुक करवाने की खिड़की को खुले 24 घंटे नहीं बीते कि 11,000 से ज्यादा टिकट बिक चुकी है। पहले दिन संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी फिल्म की 1,13,000 टिकटें बिक गई। इनमें तेलुगु की 20,591 तो तमिल की 200 टिकट शामिल है। एनिमल की
ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट की बात करें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, केरल और हरियाणा में इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एनिमल के पास एडवांस बुकिंग के लिए अभी 5 दिन बाकी है। ऐसे में देखना ये है कि क्या ये इस साल रिलीज हुई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। हाल ही की रिपोर्ट्स का कहना था कि एनिमल शाहरुख खान के जवान का तेलुगु में रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दिवाली पर रिलीज हुई टाइगर 3 ने एडवांस बुकिंग में 22.79 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसकी 87 लाख से अधिक टिकटें बिकी थी। वही जवान ने तो एडवांस बुकिंग में 40.75 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। इसका रिकॉर्ड तोड़ना तो टेढ़ी खीर होगी। वही रणवीर को खुद की ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 22 करोड़ की प्री रिलीज में कमाने ही होंगे। चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दक्षिणी थिएटर कमांड की ओर से कहा गया है कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य थिएटर सैनिकों की तीव्र गतिशीलता, सीमा सीलिंग और फायर स्ट्राइक क्षमताओं का परीक्षण करना है। म्यांमार में हालिया हिंसक प्रदर्शनों के बीच चीन ने अपना ये युद्धाभ्यास शुरू किया है। चीन की सेना ने म्यांमार के साथ लगती हुई अपनी सीमा पर युद्ध प्रशिक्षण गतिविधियां शुरू की है। शनिवार से ही ये ट्रेनिंग ड्रिल शुरू हो गई है। चीनी सेना ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। म्यांमार को सामान ले जाने वाले ट्रकों के एक काफिले में आग लगने की घटना के एक दिन बाद से चीन ने यह ट्रेनिंग शुरू की है। ये ट्रेनिंग ऐसे समय हो रही है जब म्यांमार में लगातार जारी हिंसा की वजह से चीन घबराया हुआ है। म्यांमार की हिंसक घटनाओं को देखते हुए चीन ने सीमा स्थिरता पर बातचीत के लिए म्यांमार से बातचीत भी की। चीन मीडिया के अनुसार वार्षिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के मुताबिक PLA दक्षिण थिएटर कमांड 25 नवंबर से चीन म्यांमार सीमा पर चीन की ओर युद्धाभ्यास और प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य बलों की युद्ध क्षमताओं का आकलन करना है, जिसमें तेजी से युद्ध भी शामिल है। ट्रेनिंग में आपदा स्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए गतिशीलता, सीमा पर नियंत्रण और गोलीबारी की क्षमता परखी जाएगी। चीन की ओर से कहा गया है कि हाल ही के दिनों में उत्तरी म्यांमार में सशस्त्र संघर्ष छिड़ा हुआ है। इसमें लोगों की जानें जा रही है और सुरक्षा स्थिति जटिल हो गई है। चीन इसमें शामिल सभी पक्षों से तुरंत गोलीबारी बंद करने और शांतिपूर्ण बातचीत में शामिल होने के लिए आग्रह करता है, जिससे तनाव को और ज्यादा बढ़ने से रोका जा सकता है। चीन ने कहा है कि प्रभावी ढंग से पुनर्वास और सहायता के लिए म्यांमार के साथ सहयोग करेगा। चीन ने तीसरे देशों से व्यक्तियों को निकालने के लिए भी सुविधा दी है। बता दें कि म्यांमार के म्यूज शहर में शुक्रवार को आगजनी और हिंसा की घटना के बाद हालात काफी नाजुक हो गए हैं। म्यांमार की सेना ने पूर्वोत्तर और अन्य जगहों पर कई शहरों और सैन्य चौकियों पर नियंत्रण खो दिया है। म्यांमार की सेना 2021 के तख्ता पलट कर सत्ता कब्जा करने के प्रयास के बाद सबसे बड़े समन्वित हमले का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि लड़ाई बढ़ने की वजह से म्यांमार में 20 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।